मॉर्निंग बच्चों, आज आपकी वर्कशीट 41 है सोशल साइंस की। डेट 8 अक्टूबर 2020। आज की आपकी वर्कशीट पाठ संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक राजनीति की बुक में से है, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। आज की आपकी कार्यपत्रिका 41, जिसकी हेडिंग है राजनीतिक कार्यपालिका। हमने पिछली वर्कशीट में भी संस्थाओं का कामकाज के बारे में पढ़ा था कि किस तरह काम करने के लिए विभिन्न संस्थाएं बनाई जाती हैं। उसमें हमने 3 पढ़ी थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम कार्यपालिका के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। कार्यपालिका बेसिकली क्या होती है? देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा यानी कि लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब कोई कानून या विधेयक पारित होता है, उसको पास किया जाता है, तो जो उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? कार्यपालिका की। कोई भी कानून हमारे देश में सिर्फ बन के अगर हम उसको छोड़ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उसको लागू करना पड़ेगा। तो लागू करने की जो जिम्मेदारी है, करवाने की जिम्मेदारी है, वो है कार्यपालिका की। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या होती है? सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं उसको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो किस संस्था के पास है? कार्यपालिका के पास। अब कार्यपालिका जो है वो हमारी 2 प्रकार की होती है, एक है राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, और वो खास अवधि क्या है? 5 साल। यानी कि जिन लोगों को हम वोट देकर चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वे 5 साल के लिए कार्य करते हैं। हर 5 साल में हमारे चुनाव होते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका कौन सी हो गई? जिन भी लोगों को हमने वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना है और जो हमारे लिए संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं, यानी कि हमारे नेता, वे सभी राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे नेता हैं, चाहे वे केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं या राज्य सरकार में काम कर रहे हैं, जिनको भी हमने वोट देकर चुना है, वे हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है। ठीक है, तो इनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है, वे लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। हम यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए आप सभी कि ये नियुक्त होते हैं और ये निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो जो निर्वाचित होते हैं उनको हम वोट देकर चुनते हैं और जो नियुक्त होते हैं वे, इनका एग्ज़ाम होता है, ये अपना एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्लियर करते हैं, उसको पास करते हैं और उसके बाद इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इनको अपॉइंट किया जाता है। इनको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ठीक है, अब ये स्थायी है, स्थायी मतलब लंबे समय तक चलने वाली। जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो हर 5 साल में हमारे बदलते हैं नेता। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमारे हर 5 साल बाद अगर हमें सरकार का कार्य पसंद नहीं आया तो हम उनको बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि वो नियुक्त हो रहे हैं, एग्ज़ाम दे के क्लियर करके आ रहे हैं वे लोग, तो वे स्थायी हैं, उनको ईज़िली हटाया इस तरह से नहीं जा सकता अपने पद से। ठीक है, और ये एक तरह से सरकार की मशीनरी है, ये मशीनरी की तरह काम करते हैं। जो हमारे राजनेता हैं वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होते। इनको हम सिविल सर्वेंट्स भी कहते हैं। जैसे आपको पता है जो यूपीएससी का हमारा एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज का, ये लोग उसके वो एग्ज़ाम पास करके वहाँ से नियुक्ति होती है इनकी। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार के पीछे जो काम कर रही है, जो हमारे नेताओं के पीछे जो भी सिस्टम हमारा काम कर रहा है, वो सारा हमारा ब्यूरोक्रेसी है। तो इनका जो पद है वो स्थायी है और वो ऐसे चेंज नहीं होता, ना उनको ऐसे हटाया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका हर 5 साल में बदली जा सकती है। ठीक है, अब हमारी जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। ठीक है,
प्रधानमंत्री हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था हैं। उन्हीं के द्वारा सारे कार्य होते हैं देश के। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वे कहाँ के सदस्य होने चाहिए, लोकसभा के। ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए क्योंकि लोकसभा में हमने वोट देकर उन नेताओं को चुना है। तो लोकसभा में जो भी पार्टी को बहुमत मिलता है, यानी कि जिसको बहुमत कैसे मिलता है, आधे से एक ज़्यादा वोट। ठीक है। आधा मतलब 200, मान लो 250 हैं तो उसका आधा क्या होगा 125 प्लस उसका 1 इज़ इक्वल टू 126। तो मिनिमम जिस पार्टी को आधे से एक ज़्यादा वोट मिलता है वह बहुमत में कहलाई जाती है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है उसके जो नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और वर्ड आया हमारा, गठबंधन। अब कभी कभी क्या होता है इलेक्शन में कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, यानी कि आधे से एक ज़्यादा वोट्स नहीं मिल पाते, सीट्स नहीं मिल पाती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो पार्टी बहुमत हासिल करने के लिए एक या दो अन्य पार्टियों से मिलकर सरकार बनाती है। तो गठबंधन वाली सरकार क्या होती है, दो या दो से अधिक पार्टी जब मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, वे बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। ठीक है। हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जो अपना मंत्रिमंडल है, यानी कि जो अपना कैबिनेट है, वे खुद डिसाइड करते हैं और वे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि मुझे इन व्यक्तियों को अपने कैबिनेट में नियुक्त करना है। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वे प्रधानमंत्री की सलाह पर उन लोगों को नियुक्त करते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि जो मंत्रिमंडल हमारा बन रहा है वे संसद के सदस्य होने चाहिए। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, मान लो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमारे चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं और वो व्यक्ति उस वक्त किसी भी संसद में किसी भी सदन का, यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना ज़रूरी है। ठीक है। तो जब उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को विदिन 6 मंथ्स कि संसद में किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर वे 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य नहीं बन पाते हैं तो वे मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएंगे। ठीक है। सिंपल है। उसके बाद कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं हमारे, अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ठीक है। अब प्रधानमंत्री जी जैसे रक्षा मंत्री होते हैं, हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, हमारे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी अपना पूरा कैबिनेट बनाते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी होती है या गठबंधन की पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनको प्रमुख मंत्रालयों का प्रभार दिया जाता है, यानी उनको उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है। कुछ बड़े मंत्रालय होते हैं, कुछ छोटे छोटे मंत्रालय भी होते हैं। तो जो ये वाले जो मंत्री होते हैं वो छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है उन पर, और जितनी भी कैबिनेट्स की बैठक होती हैं उनमें उनको बुलाया जाता है, उनको भाग लेना होता है उसमें। जो हमारी तीसरी है वो है राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। जैसे कैबिनेट मंत्री हमारे कोई शिक्षा मंत्री हैं तो राज्य के भी शिक्षा मंत्री होते हैं। तो वो जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं वो केंद्र सरकार वाले जो मंत्री हैं उनसे पूरा का पूरा तालमेल बिठाकर उनकी सहायता भी करते हैं और अपना कार्य भी करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री के अधिकार। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, यानी कि क्योंकि वो सरकार के प्रमुख होते हैं तो उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना।
ठीक है। तो कैबिनेट की जितनी भी बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि वो उनके हेड होते हैं। दूसरा, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, यानी कि उनमें तालमेल बिठाना। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों के निर्णायक भूमिका निभाना, ठीक है। अगर किसी दो विभागों के बीच कोई विवाद हो रहा है तो निर्णायक भूमिका कौन निभाएंगे? प्रधानमंत्री। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, ठीक है। सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, ठीक है। तो ये सभी अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं। वो जितने भी विभाग हैं उनके कार्यों का निगरानी करते हैं, मंत्रियों को उनका काम देते हैं, काम बांटते हैं। तो ये सभी कार्य किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, ठीक है। तो कैबिनेट, जितना भी कैबिनेट है हमारा, कैबिनेट में कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्री। तो जब प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ते हैं तो उनके साथ उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा देता है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री अपने जो उनका पूरा कैबिनेट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ऊपर निर्णायक भूमिका उन्हीं की है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं, ठीक है। अब जो गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री होते हैं उसमें जितने भी पार्टीज़ उस गठबंधन में शामिल होती हैं वे उन सभी पार्टीज़ की राय लेते हैं और उनके निर्णयों के अनुसार ही कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश में सर्वोच्च होते हैं, वो हमारे फर्स्ट सिटीज़न भी होते हैं। वो सारी जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके वो अध्यक्ष होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को तो हम चुन रहे हैं वोट देकर, लेकिन राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती। राष्ट्रपति को हमारे संसद के जो जितने भी नेता हैं और जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जो हर एक राज्य है उसकी भी एक अपनी विधानसभा है, तो उनके जो सदस्य होते हैं संसद के और राज्य विधानसभाओं के, वे सब मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों की हिस्सेदारी नहीं होती, डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उनके पास जो अधिकार हैं वो नाम मात्र यानी कि बहुत कम है। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ऑल्दो उनके पास अधिकार कम है, नाम मात्र के हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी हमारे देश में संस्थाएं काम कर रही हैं राजनीतिक, वे उनके काम की निगरानी करते हैं। और जितने भी फैसले होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, जब भी कोई कानून बनता है तो वो राष्ट्रपति के साइन के बिना वो लागू नहीं हो सकता। जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं तब तक वो क्या होता है? विधेयक कहलाता है। लेकिन जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वे कानून बन जाता है और उसके बाद उसको लागू किया जाता है पूरे देश में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी प्रमुख नियुक्तियों जैसे भारत के प्रमुख न्यायाधीश, ठीक है, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयोग आदि की नियुक्ति करते हैं। जितने भी हमारे प्रमुख पद हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं होती तब तक वो विधेयक कहलाता है, और राष्ट्रपति की मंजूरी यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, और उसके बाद वो पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ से हम साफ देख सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसी तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारी सरकार के हेड होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी मेन कार्य हैं, जितने भी निर्णय हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आखिरी निर्णय किसका होगा? प्रधानमंत्री का, ठीक है। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत
क्यों है? तो इसका आंसर क्या होगा? सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। संसद द्वारा पारित कानून को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी नीतियाँ बनती हैं सरकार की, वे इस कार्यपालिका द्वारा ही लागू की जाती हैं। ठीक है, और कार्यपालिका इसमें हमारी कौन सी है? ये वाली। ठीक है, जिसमें हमारा राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, और इसमें हमारे राष्ट्रपति जी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उनका मंत्रिमंडल। कार्यपालिका में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? पहला, राजनीतिक कार्यपालिका को चुनाव जनता द्वारा होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति होती है। ठीक है, वो अपॉइंट होते हैं। दूसरा, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल छोटा होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति लंबे समय के लिए होती है, यानी कि जब तक वो व्यक्ति रिटायर नहीं हो जाता तब तक वे अपॉइंटेड रहते हैं। तीसरा, चुनाव के बाद आमतौर पर राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जब भी 5 साल बाद चुनाव होते हैं हमारे नेता बदल जाते हैं, लेकिन स्थायी कार्यपालिका में कोई बदलाव नहीं आता। वहाँ पर जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं वो करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उनका वर्णन करें। पहला, मंत्री नियुक्ति करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। दूसरा, यह निश्चित करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद व विभाग दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं कि वे अपने मंत्रिमंडल में किस व्यक्ति को कौन सा पद देना चाहते हैं। थर्ड, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। फोर्थ, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है कि कोई व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है या कोई अपना इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो इसका भी सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। फिफ्थ, वे सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करते हैं। ठीक है, उनका ये काम है कि वो जितने भी मंत्री काम कर रहे हैं वे उनके काम की निगरानी करें और उनको निर्देश दें। क्वेश्चन नंबर 4, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। फर्स्ट, राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं। सेकंड, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होते हैं। थर्ड, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति करते हैं। फोर्थ, संसद द्वारा पास कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी आज की वर्कशीट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आप अपने इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वे आज ही करके अपने टीचर्स को भेज दीजिए। धन्यवाद।